भूकंपीय जोन अगर हम ज़्यादा खतरनाक जोन में आते हैं तो हमें अपने घर बनवाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से भूकंप का पूर्वानुमान लगाकर भूकंप से होने वाली क्षति से बचा जा सकता है। देखिए, जो भूकंप शुरुआत होती है वो ज़मीन के अंदर से होती है। भूकंप की शुरुआत ज़मीन के अंदर जिस स्थान से होती है उसे हम मूल मतलब होता है फोकस, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम भूकंप मूल या फोकस करते हैं। ये ज़मीन के अंदर होता है और सबसे पहले भूकंप जो ज़मीन पर जहाँ टकराता है उसे हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। तो ये अधिकेंद्र सरफेस पर पाया जाता है जबकि फोकस जमीन के अंदर रहता है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है। ये भूकंप क्यों उत्पन्न होता है ये आगे समझाएंगे। तो ये हो गया इसका फोकस और ये ऊपर जमीन है, यहाँ छोटिया खड़ी है, ये छोटुआ खड़ा है, ये सब मिलने आया था सब, तब तक भूकंप आ गया और दोनों के बीच में जाके टकराया भूकंप। तो ये जगह हो गया ईपी सेंटर अधिकेंद्र। यहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसके जैसे जैसे इस एरिया से दूर जाते जाएंगे नुकसान थोड़ा सा घटते जाएगा। अब नेपाल में आया था जो भूकंप, उसका ईपी सेंटर नेपाल में था और यूपी बिहार उससे सटे थे, सर इंडिया का नॉर्थ इंडिया का ऊपर एरिया, उसको भी हिला दिया लेकिन नेपाल को तो तबाह ही कर दिया। तो कहेगा सबसे ज़्यादा क्षति कहाँ होती है, तो ठीक ईपी सेंटर के पास। ईपी सेंटर से सर्किल में दूर जाते जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता घट जाती है। अब जो भूकंप इतना हिला क्यों देता है, तो भूकंप की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। ये प्रत्यास्थ ऊर्जा जो होती है यही पृथ्वी को हिला देती है और ये तरंग के रूप में निकलती है, वेव के रूप में। इसमें 3 तरह के तरंग निकलते हैं। पी सबसे पहले पहुंचेगा इसलिए प्राइमरी नाम दे दिया गया, एस सेकेंडरी सेकंड में पहुंचा और लास्ट में पहुंचा एल तरंग, इसे लव तरंग कहते हैं क्योंकि इसकी खोज एचडी लव ने किया था। तो भूकंप से निकलने वाले कुल 3 तरंग होते हैं। अब इसमें कई चीजें आपको समझना पड़ेगा, किसका आयाम ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, किसकी स्पीड ज्यादा, किसका घनत्व, मतलब हर चीज को समझिए आप। देखिए, प्राइमरी वेव का जो स्पीड होता है वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर चली जाती है। और जो सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंगे होती है उसकी स्पीड 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और जो लव तरंगे होती हैं, एल तरंग, उसकी जो स्पीड होती है वो 1.5 किलोमीटर होती है। अब नुकसान सबसे ज्यादा इसी से होता है जिसका स्पीड कम होता है और सबसे कम नुकसान प्राइमरी से होता है क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है। क्षति इससे सबसे कम होता है, इससे क्षति सबसे ज्यादा होता है। ये तो बीच वाला है तो बीच में रहेगा। अब आपके मन में आएगा इससे सबसे तेज है तो सबसे ज्यादा क्षति करना चाहिए। इसको नॉर्मल भाषा में समझिए। आप जब किसी से दिल लगाते हैं तो अगर मान लीजिए किसी से आप दिल लगाने गए और बहुत हाई स्पीड में दिल लग गया, एक के बार मुलाकात हुआ, तुरंत फ़ोन नंबर मिल गया, 1-2 दिन बात हुआ, बहुत अच्छा, तब तक आप देखें कि ले भाई साहब 2 बजे रतिया को उसका मोबाइल बिजी आ रहा है, तो आपको एगो क्षति होगा ना, बहुत तकलीफ होगा। लेकिन इससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, कहेंगे 2 दिन तो हुआ था मिलते हुए, जाओ है आओ जाओ, तो इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर उसके आने की स्पीड, जिससे दिल लगा रहे हैं, उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, धीरे धीरे आएगा। मान के चलिए कि एक थोड़ा सा पीछा किए, घर कहाँ है, भाई क्या करता है, ये क्या करता है, 2-3 महीना का समय लग गया, अब बड़ी मुश्किल से नंबर मिला और 2-3 महीना बात हो गया, तब जाके पता चला ससुरा दूसरे से फसल है, तो इसके तुलना में इसमें क्षति ज़्यादा लगेगी क्योंकि आपने ज़्यादा वक्त दिया है, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड से आप आगे बढ़े थे, तो तकलीफ थोड़ा ज़्यादा होगा दिल टूटने पर। अब बात करते हैं लव। 90 से पता है लव, इसकी स्पीड सबसे कम है। अब कल्पना कीजिए कि आप मैट्रिक साथ है पढ़े थे, देखते थे इधर से उधर, बात नहीं कर पाते थे, फिर इंटर भी साथ पढ़े थे, इंटर पास हो गए तो दोनों लोग तैयारी करने निकले लोग कि हम लोग तैयारी किया जाएगा। 2-3 साल का लंबा मेहनत हुआ तब जाके आप दोनों लोग में बात बनी, बहुत धीमी स्पीड से आगे बढ़े लोग और उसके बाद 1-2-3 साल ऐसे आप लोग में दोस्ती आगे बढ़ी और तब तक पता चला किसी दूसरे के मोटरसाइकिल पे आप घूमते देख लिए, तब जो मारेगा क्षति ना, भयानक क्षति होगा, एकदम लाइफ खराब कर देता है। यही सब गाना सुनता है सब जग सुना सुना लागे, अरे बकलवा सब। सबसे भयानक क्षति एल तरंग से होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया लव। हालांकि इसकी वैज्ञानिक का नाम था लव, एचडी लव। अब समझ में आ गया ना, तो जितनी धीरे स्पीड आएगा उतने ज़्यादा क्षति होगा। तो वही अच्छा है जो पहले लात खा गया और उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, और जिनको एल तरंग मारता है ना बेचारा सुसाइड टुसाइड कर लेता है, बकलोल होता है सब। अरे कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। इस सब में ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब सेकेंडरी चीज़ है लाइफ के। तो आप स्पीड समझ गए, जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा, आओ सनम जाओ सनम, कोई तकलीफ नहीं, धीरे धीरे आएगा तो जाएगा तो ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा। अब समझते हैं कि ये कौन कहाँ जा सकता है। ये ठोस
ठोस, द्रव और गैस तीनों में जा सकता है। देखिए ये गैस में तो जाएगा, मान लीजिए हवा में भूकंप की तरंग घूम रही है तो हवा में हिला दो भाई हवा से, उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मेन जो देखा जाता है वो ठोस और द्रव को देखा जाता है। तो ये तीनों में जा सकती है। जबकि आप सेकेंडरी यानी गौण तरंगों की बात करेंगे, द्वितीयक तरंगों की, ये ठोस में जा सकता है लेकिन द्रव में नहीं जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये जो तरंग है क्या यह पृथ्वी के मेंटल भाग में जा सकती है, कोर में जा सकता है। तो कोर तो द्रव अवस्था में, पृथ्वी का बीच वाला भाग कोर द्रव अवस्था में, तो उसमें तो ये जा ही नहीं सकता है। जैसे यहां देखिए ये मेंटल से भूकंप उत्पन्न हुआ तो इसकी तरंगे इधर भी तो जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, नीचे भी तो आएंगी ना। ऐसे भूकंप इधर भी तो जाएगा तरंग, ऐसा थोड़ी है कि केवल ऊपर ही आएगा। तो जो पी तरंगे होती हैं वो इस कोर को होकर पार कर सकती है क्योंकि वो द्रव में भी जा सकती है, लेकिन एस तरंगे पृथ्वी का जो सेंटर वाला भाग है उसको पार नहीं कर सकती है। जब तरंग उत्पन्न होती है ना तो इस जैसे यहाँ पे इसका फोकस है तो ये वाले एपी सेंटर पे ज्यादा तगड़ा मारेगा और इधर गया तो यहाँ जाते जाते तो इसकी पावर खत्म हो जाता है। तो ये वाला जो होता है, ये देखिए आप ऐसा नहीं है कि सोचिएगा कि भूकंप उत्पन्न हुआ तो केवल इस डायरेक्शन में जाता है, वो दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये वाला द्रव में ना जाने की वजह से कोर में नहीं जा पाता है। और जबकि एल तरंग जो होता है ये पृथ्वी का जो बाहरी परत है ना, धरातल जिसमें हम लोग चलते हैं, ये मेन धरातल पे ही जाता है, इसलिए इसे धरातलीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है क्योंकि नीचे तो कोई रहता नहीं, जो धरातल पे रहेगा उसी पे ये ज्यादा क्षति पहुंचाता है। एक और समझिए कि ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल को कहते हैं अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य मतलब होता है सीधा एकदम निकल जाना, सीधे निकल जाएगा तो अनुदैर्घ्य होता है। यानी जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। हालांकि फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि ध्वनि तरंगे 3 कंडीशन में अनुदैर्घ्य होती है, 2 कंडीशन में अनुप्रस्थ होती है, इसलिए इसको ध्वनि को दोनों में रखा जाता है। तो ये जो तरंगे होती है ना पी, ये अनुदैर्घ्य होती है, सीधे निकल जाती हैं और ये ध्वनि के समानता रखती है, ऐसे सीधे निकल जाती है। लेकिन अगर एस तरंग की बात करिएगा तो एस तरंग ट्रांसवर्स होती है यानी अनुप्रस्थ, इस तरह चलती है। जैसे आदमी कैसे पैर उठा उठा चलता है, तो उठा के चलिएगा तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ। अब आदमी का मान लीजिए चप्पल का फीता टूट गया तो इसे घसटाते हुए चलता है, ऐसे तब वो हो गया अनुदैर्घ्य। यानी ऐसे चलेंगे तो अनुदैर्घ्य। और जैसे ट्रेन चलती है अनुदैर्घ्य, उठ के चलती है ऐसे, और घोड़ा दौड़ता है अनुप्रस्थ, ऐसे तो उठ के ऐसे चलेगा तो अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश भी जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों की तरह चलती है, ये फिजिक्स में आपको समझाएंगे। अब ये जो होती है ना ये अनुप्रस्थ के समान ही समानता रखती है एल तरंगे, लेकिन ये ज्यादा घातक हो जाती हैं सब। यहाँ आप इमेज में देखिए कि ये सीधे निकल गई तो ये पी वेव्स है। अब ये जो ऐसे जा रहा है ये एस वेव है, ये इस तरह से जा रहा है, और एल वेव भी वैसे ही जाता है लेकिन कुछ ज्यादा ही हिला देता है, इसलिए इससे ज्यादा क्षति हो जाती है। इसे हिंदी में प्राथमिक कहते हैं, इसे हिंदी में द्वितीयक या गौण कहते हैं, और ये तो है धरातल पे चलने के कारण इसे हम धरातलीय तरंग के नाम से